आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 शंकु परिच्छेद की एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन को। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे दीर्घवृत्त। लास्ट वाली हमने जो एक्सरसाइज की थी वो की थी वृत्त की और परवलय की। अब हमें दीर्घवृत्त देखनी है और उसके बाद हमें अति परवलय देखना है। चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। 4 शेप देखनी थी और 12th के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं दीर्घवृत्त होता क्या है। कहते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है, कहते हैं दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है, मतलब एक रास्ता है, बिंदुओं का रास्ता है जिनकी दूरियों का एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से अनुपात अचर एवं 1 से कम होता है। तो एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा दीर्घवृत्त होता है वो दीर्घवृत्त कुछ कोशिश करते हैं बनाने की। इस तरह का होता है। इसमें हमारे पास दो नाभियाँ होती हैं, एक F1 होती है और एक F2 बोलेंगे, दो नाभियाँ होती हैं। अगर मैंने इस दीर्घवृत्त पे एक पॉइंट लिया, इसे मैं P1 बोल दे रहा हूँ, इसकी दूरी F1 से P1 की दूरी और F2 की P1 से दूरी, इन दोनों का योग दूसरा कोई बिंदु ले लो इस दीर्घवृत्त पे, कहीं भी P2 ले लिया तो जितनी दूरी आएगी इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर, मतलब P1 और F1 के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, इसका और इसकी लंबाई, दोनों को जोड़ दूं, वो आप दीर्घवृत्त में कहीं भी दूसरा बिंदु लेके उनकी दूरियां निकालिए, वो क्या आएंगी, सेम आती हैं। मतलब मैं इसको लिखना चाहूँ, मैंने लिखा P1 F1 प्लस P1 F2, इसी P1 से F1 की दूरी, इसी P1 से F2 की दूरी, दोनों का योग बराबर हो जाएगा दूसरा बिंदु P2 F1 प्लस P2 F2 के बराबर। ठीक है, कांस्टेंट रहता है, वही तो ये कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरीके से वो कहना चाह रहे हैं, तो वो इस तरीके का है कि ये जो दीर्घवृत्त है, ये मान लेते हैं ऐसे बना हुआ है अक्ष पे, तो ये जो दूरियां हैं, ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये नियता, इसकी नियता खींची है हमने, इस नियता से, वही तो बोल रहे हैं, स्थिर सरल रेखा से अनुपात अचर एवं 1 से कम रहता है। मतलब यहाँ से जो दूरी आ रही है इसके केंद्र से, ठीक है, वो क्या होता है, अक्ष से, बीचों बीच अक्ष से जो दूरी आ रही है वो एक अनुपात होता है, ठीक है, A/C, इस तरीके से, या A/, हाँ, C, ठीक है। ये अनुपात कांस्टेंट रहता है, अनुपात अचर रहेगा या 1 से कम रहेगा। तो ये दीर्घवृत्त की शेप है, इसको समझिए आप, ये दिया हुआ है, इसमें दो नाभियाँ होती हैं और अगर मैं इसमें अक्ष बनाऊं तो मैंने ये अक्ष बना दिए इसमें ऐसे, ये दोनों नाभियाँ किसी अक्ष पे ही होंगी, ठीक है। और यहाँ पर नाभि से इस मूल बिंदु, ये दीर्घवृत्त का केंद्र हो गया, ये केंद्र का है, मूल बिंदु पे है, केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है। ये इसके दीर्घवृत्त के शीर्ष हो जाएंगे दोनों, ये क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष हो जाएंगे। चलिए बस दूसरी शेप में बना के लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इनकी किनारों के नाम लिखने हैं, तो वो हम लिखते हैं पहले। देखिए, ये हो गए इसके शीर्ष, ये भी शीर्ष है और ये वाला भी इसका शीर्ष हो गया, ये इसकी नाभियाँ हैं दोनों, ठीक। अब ये अगर इस तरीके से लेटा हुआ है, किस पे है, एक्स अक्ष पे, दूरी ज़्यादा दिख रही है आपको केंद्र से, तो उस टाइम पे इस एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष, ठीक है, दीर्घ अक्ष कहेंगे। और ये वाली बाई अक्ष क्या हो जाएगी, लघु अक्ष हो जाएगी। समझ गए आप। अगर ये इस तरीके से लेटा हुआ है तो उस केस में ये एक्स अक्ष पे ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसलिए इस केस में एक्स अक्ष को क्या कह देंगे, दीर्घ अक्ष, और बाई अक्ष पे कम फैला हुआ है तो इसीलिए हम क्या कह देंगे उसको, लघु अक्ष। हाँ, अगर ये पलट जाए, बिल्कुल पलटेगा, इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, बिल्कुल
तो इस केस में ये दीर्घ अक्ष हो जाएगी, सही है, और ये वाली क्या हो जाएगी, लघु अक्ष हो जाएगी। समझ गए होंगे आप। ये दोनों इसके शीर्ष हो गए, ये लघु और दीर्घ अक्ष हो गई। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी नाभि से दूरी होती है, ये इसका केंद्र हो गया, हम नाम लिख रहे हैं सिर्फ अभी, और ये दोनों शीर्ष हो गए, और ये इसके अक्ष हो गए, ठीक है। ये वाला मैंने बता ही दिया आपको, ये लघु अक्ष हो गया, बड़ा है, और ये छोटा है इसीलिए ये बड़ा है इसीलिए दीर्घ अक्ष हो गया, ये छोटा है इसीलिए लघु अक्ष हो गया। सारे पॉइंट्स के नाम आपको समझ में आ गए। ये दो नाभियाँ हो गई F1 F2। अब बात कर लेते हैं इनके निर्देशांकों की, है ना। बिना निर्देशांकों के काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि नाभि से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम यहाँ पे C से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, C से दिखाएंगे, सही है। किससे दिखाएंगे, C से। इतनी बात क्लियर है, C से दिखाते हैं। तो दूसरा डायग्राम बनाते हैं और आराम से उस पर थोड़ा सा ख़राब करेंगे, उसे चितापोती करेंगे उस पर। देखिए नाभि बना ली, ये नाभि बना ली। अभी ये केंद्र है, केंद्र से नाभि की दूरी मैंने कितनी बताई आपको, C, ठीक है। इस केस में इधर की C प्लस और इधर की C माइनस हो जाएगी। तो यहाँ निर्देशांक क्या आएंगे, C,0 और इसके क्या आएंगे -C,0। दोनों नाभियों के निर्देशांक आपने लिख लिए। शीर्ष के निर्देशांक लिखने हैं, चलिए शीर्ष के निर्देशांक लिखते हैं। तो जब लघु अक्ष दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष पे है, तो उस केस में ये A मानी जाती है, ठीक है। मूल बिंदु से शीर्ष के बीच की दूरी कितनी होती है, A। याद रखेंगे आप, मूल बिंदु से या दीर्घवृत्त के केंद्र से, ये दीर्घवृत्त का केंद्र है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र। तो दीर्घवृत्त के केंद्र से और शीर्ष के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, A से शो कराते हैं। किससे कराते हैं, A से। कब, जब ये दीर्घ अक्ष पे हो, ठीक है। दीर्घ अक्ष पे A से शो कराएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वाले शीर्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A,0 और इस वाले के क्या हो जाएंगे -A,0, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको। निर्देशांक निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना। और इधर की जो शीर्ष से दूरी हो जाती है वो आपकी -A हो जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पे वो लिख दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो बाई अक्ष पे लंबाई है इसका क्या करें। तो बाई अक्ष पे जो लंबाई होती है उसकी भी काउंटिंग होती है। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं लघु अक्ष, ठीक है। ये लघु अक्ष है, इस टाइम पे कौन सी अक्ष है, लघु अक्ष। और लघु अक्ष पे कौन सी लंबाई आती है, B आती है, ठीक है। कौन सी आएगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितनी आएगी आपकी, B। क्या होती है, B। दीर्घ अक्ष पे A लेते हैं और लघु अक्ष पे B लेते हैं। आई बात समझ में आपको, यहाँ पे नहीं आ रही है बात समझ में, आ जाएगी, टेंशन ना लीजिए। आपको बस इतना याद रखना है, लघु अक्ष पे जो लंबाई होती है वो होती है B, और दीर्घ अक्ष पे लंबाई हमेशा A ली जाएगी। अब यहाँ पे दीर्घ अक्ष ये है, तो उस केस में बाई अक्ष है दीर्घ अक्ष, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या लेना है, A, और यहाँ पे लघु अक्ष पे B लेना है, पलट जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूसरा वाला केस बना लेते हैं। चलिए दूसरा वाले को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें अक्ष बना लेंगे। तो देखिए ये बनाया। अब लघु अक्ष हमारा ये हो गया, ये वाला हमारा लघु अक्ष हो गया। इस केस में ये दूरी हो गई आपकी B, और इस केस में ये क्या हो गया, बाई अक्ष क्या हो गया, दीर्घ अक्ष। इसको बोलेंगे A दूरी, कितनी, A। दीर्घ आपका A होता है और लघु आपका B होता है। दोनों की समीकरण लिखते हैं। तो इसके शीर्ष के निर्देशांक आपको पता चल ही गए होंगे। जब ये A है तो कितना हो जाएगा 0,A, और यहाँ कितना हो जाएगा 0,-A, ठीक है। और नाभि के निर्देशांक भी पता चल गए होंगे आपको। इसके तो वही रहेगा, आपका C मानी जाती है, तो C,0 नहीं 0,C है ना,
जल्दबाजी नहीं। और इस वाले के क्या होंगे 0, माइनस का c। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दीर्घ अक्ष कहाँ पे है, y अक्ष के अंदिश है या x अक्ष के अंदिश है। इस केस में जो समीकरण लिखी जाती है दीर्घ अक्ष की, वो हमारी लिखी जाती है x² अपॉन a²। कौन सा केस है ये अभी लिख रहे हैं हम, जब हमारा a बड़ा हो b से, a बड़ा हो b से। तो जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो कौन सा है x, तो उसके नीचे a आएगा, प्लस y² अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इस केस के लिए समझिए, अगर आप x पहले लिख रहे हैं तो उस केस में आपका x कौन सा हो गया, लघु अक्ष हो गया, तो इसके नीचे क्या आएगा b², और y अक्ष के नीचे कौन आएगा आपका दीर्घ अक्ष जो है a²। तो ये दोनों समीकरण इस तरीके से नोट डाउन की जाती हैं, लिखी जाती हैं। मेरे ख्याल से शायद समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया समझ में, आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं ए, बी और सी। हमारे पास 3 दूरियां हैं इसमें। ए हो गई शीर्ष और केंद्र के बीच की दूरी, सी हो गई नाभि और केंद्र के बीच की दूरी, और बी हो गई आपकी लघु अक्ष की लंबाई। और ए को आप दीर्घ अक्ष भी कह सकते हो, वरना केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी भी कह सकते हो आप, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी सी में एक संबंध होता है। ठीक है, क्या संबंध है, ए बी सी में रिलेशन, क्या रिलेशन यूज होता है, ए बी सी के अंदर रिलेशन यूज होता है आपका यहाँ पे a² बराबर b² प्लस c²। ये रिलेशन हमारा यूज होता है। तीनों में से अगर एक भी चीज़ गायब हो जाए तो हम इस वाले रिलेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं उत्केंद्रता की। उत्केंद्रता की बात करते हैं तो उत्केंद्रता हमारे पास में क्या होती है, उत्केंद्रता हटके मीनिंग होता है उसका। उत्केंद्रता को हम लिखते हैं उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी, ई से प्रोनाउंस करते हैं। किसका अनुपात होता है, C/A। C क्या है, नाभि के और केंद्र के बीच की दूरी, और ये दीर्घ अक्ष का अनुपात, दीर्घ अक्ष की लंबाई का अनुपात और केंद्र से नाभि के बीच की दूरी का अनुपात ही क्या कहलाता है, उत्केंद्रता कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है, जिसे एल से बोलते हैं। तो लिखेंगे नाभिलंब जीवा की लंबाई, जिसे हम एल से लिखते हैं। ठीक है, तो कितनी होती है ये होती है 2b² अपॉन a। कितनी होती है, 2b² अपॉन a। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में कहते हैं कि ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है। इसमें कहते हैं नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक दीजिए, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ बताइए, और उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो हाँ, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाई के लिए तो हम बताना भूल ही गए, तो वहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाई लिख लेते हैं। तो अभी देखिए आप समझ जाएंगे, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई देखिए, ये रहा दीर्घ अक्ष आपका, इधर ए, तो कितनी हो गई ये 2a। ठीक है, कोऑर्डिनेट माइनस का होगा लेकिन दूरी माइनस की नहीं होगी, तो लंबाई कितनी हो गई ये। निर्देशांक माइनस का हो सकता है, लंबाई माइनस की नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से माइनस हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। हमने निर्देशांक को देख के ही माइनस लगाया था। अब लघु अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी 2b। तो लघु अक्ष b होता है और दीर्घ अक्ष a होता है, तो इस केस में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में देख ही रहे हैं हम कि हमारा जो वृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 बराबर 1। तो आप देख ही रहे हैं
कि यहाँ पर a जो है b से बड़ा है। जब a b से बड़ा है तो दीर्घवृत्त कहाँ होगा, ये मैंने आपको बता ही रखा है। इस केस में ये इस तरीके से है, क्योंकि x अक्ष कैसा है, आपका दीर्घ अक्ष है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसकी तुलना कर लीजिए इसकी समीकरण से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो जी a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 25 है तो a बराबर 5 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a और b आ गए। a आपको मालूम है शीर्ष के बीच की दूरी होती है, केंद्र और शीर्ष की दूरी होती है ना। और b आपको मालूम है, जो b यूज होगी आपकी लघु अक्ष निकालने में। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं शीर्ष, चलिए एक बार में निकाल देंगे शीर्ष। और फिर नाभि के लिए आपको पता है, नाभि के लिए c चाहिए। नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं आपके, अगर इस केस में है तो c,0 होता है। तो आप यहाँ पे c एक रिलेशन आपको बताया था, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही बताया था आपको या कुछ और ही बताया था, बताइए आप। जो संबंध आपको बताया था याद करिए, वो संबंध क्या था, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यही था। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर 9 इधर जाएंगे, कितना रह जाएगा 16, सी बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, प्लस माइनस 4 आ गया। तो जी अब हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ई भी निकाल लीजिए, उत्केंद्रता चलिए बाद में निकाल देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। नाभि और शीर्ष है ऊपर, ठीक है, नाभि और शीर्ष के निर्देशांक लिखते हैं। तो नाभि कैसे बनती है पता ही है आपको, c,0 प्लस माइनस, इस वाले के लिए ये वाली समीकरण है तो ये वाला आएगा। तो c कितना आया, प्लस माइनस 4,0, यही आना चाहिए। ठीक, और फिर शीर्ष लिखना है तो शीर्ष लिख दिए, शीर्ष। तो जी शीर्ष के निर्देशांक किससे लिखे जाते हैं, दीर्घ अक्ष से लिखे जाएंगे। दीर्घ अक्ष पे ही है शीर्ष, यही तो होते हैं शीर्ष, कहाँ पे, दीर्घ अक्ष पे। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है a, तो कितने हो जाएंगे प्लस माइनस 5,0, प्लस माइनस 5,0। और क्या चाहिए, दीर्घ अक्ष की लंबाई चाहिए। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष कितना होगा 2a होगा। तो a कितना है आपका 5 है, तो कितना हो गया 10 इकाई, कितना हो गया 10 इकाई। और लघु अक्ष निकाल देंगे, तो लघु अक्ष निकालते हैं कितना होता है 2b होता है, तो 3 दूनी 6 इकाई हो गया। और क्या चाहिए, उत्केंद्रता चाहिए उन्हें। उत्केंद्रता क्या होती है, ई कितना होता है c/a। c कितना है हमारे पास 4, और a कितना है हमारे पास में 5, तो 4/5 आ गई उत्केंद्रता। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, और l से दिखाते हैं इसे, तो सॉल्व कर देते हैं। 2b कितना है हमारे पास 3, तो गुणा 9/a कितना 5, 9 दूनी 18/5, तो यही आपका आंसर हो गया। इतनी चीज़ें पूछी हुई, इतनी सारी चीज़ें बता दी। चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व।